हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1D शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के लिए। ठीक है, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है पूरी मैकेनिक्स का ये चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया था, क्योंकि वेक्टर चैप्टर का यूज हर जगह होने वाला है फिजिक्स में, इसलिए हमने वेक्टर चैप्टर को सबसे पहले निपटा दिया था। आज हम मोशन इन 1D की बात करेंगे। तो मोशन की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो ब्रांच की फिजिक्स की। कौन कौन सी? काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान देंगे सभी। देखिए, काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि वो मोशन किस वजह से हुआ है इस कारण के बारे में। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ मोशन हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन उस मोशन का कॉज क्या है, उस मोशन का कारण क्या है, वो यहां नहीं पढ़ेंगे हम, वो बात करेंगे डायनेमिक्स में। तो काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, विदाउट टेकिंग इनटू फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन का कारण क्या है उसके बारे में यहां बात नहीं करने वाले। जबकि डायनेमिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन की ही बात करेंगे, लेकिन वो मोशन किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है, उस मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, वो यहां पे पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। देखिए, डायनेमिक्स वर्ड जो होता है, डायनेमिक्स जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ग्रीक वर्ड है डायनेमिक्स, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर कब जनरेट होगी? जब फोर्स हम लगाएंगे। बोलो, फोर्स हम लगाएंगे तो क्या होगा? पावर जनरेट होगी। तो यहां पे इस चैप्टर के बारे में मोशन का जो कोज है, मोशन किस कारण से प्रोड्यूस होगा? फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण मोशन प्रोड्यूस हुआ है ऑब्जेक्ट में। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन की बात करेंगे। ये बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले यहां पे कि मोशन किस वजह से हुआ है, किस कारण से मोशन हुआ है। ठीक है, को जो मोशन की बात यहां नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में ही आता है मोशन इन 1D। ठीक है, ये सबको समझ में आया होगा काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मोशन इन 1D की। देखिए, जब भी किसी बॉडी का आप मोशन के बारे में बताएंगे, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बताएंगे, तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इट इज द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या होगा? सेट होगा। ठीक है, किस तरीके से? जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे, और ये ओरिजिन पॉइंट है, ये OX हो गया, ये OY हो गया, और ये हो गया OZ। क्या हो गया? OZ। ये तीन एक्सिस की बात हम करेंगे, OX, OY और OZ। इसको हमने क्या बोला? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है ये? सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए, अब इस रूम की बात करिए, ये लेंथ हो गई, ये क्या होगी? ब्रेथ हो गई। तो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और एक तीसरी चीज क्या? हाइट। ये भी क्या है? लेंथ के भी परपेंडिकुलर, ब्रेथ के भी परपेंडिकुलर है। तो तीनों क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबको पता होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको बोलेंगे OX। ये क्या है? OX एक्सिस है, ये OY और ये OZ। ठीक है, देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जब भी मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे किसी भी पार्टिकल के, तो हम क्या देखेंगे? मोशन कब होगा? अगर वो पार्टिकल
या वो ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम तो वो मोशन में होगा। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट में पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ तो वो रेस्ट में होगा। मान लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो एक बस यहां पे खड़ी है, ये बस की पोजीशन है, यहां पे खड़ी है, ठीक है। अब हमने टाइम नोट शुरू किया, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन बस यहीं खड़ी है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस बस की पोजीशन वही है जो पहले थी। बोलो, तो चेंज तो नहीं हुई पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसमें, ये पार्टिकल किसमें, रेस्ट में है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये बस यहां से यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, ठीक है, कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई बस, ठीक है। अब टाइम हमने नोट किया, कुछ टाइम बाद बस यहां पे है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ इस पार्टिकल ने या इस बस ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन होगा। क्या होगा, मोशन होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताएंगे हम कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है। क्लियर है सबको बात, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, लिखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, लिखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में लिखेंगे इफ, लिखेंगे सभी, इफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to frame of reference with time, if a particle does not change its position with respect to frame of reference with time then it is called state of rest। तो क्या कहेंगे उसको, state of rest कहेंगे। इसका अपोजिट बिल्कुल state of motion हो जाएगा। state of motion क्या होगा, state of motion को डिफाइन करेंगे सभी, if a particle changes its position with respect to frame of reference with the time then it is said to be in motion or it is called state of motion। क्लियर है बात सभी को, कोई दिक्कत यहां तक। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही, फ्रेम रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। क्लियर है। तो जरूरत क्यों पड़ी, क्या फायदा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताएगा कि किसी बॉडी का जो मोशन है वो किस टाइप का है, मतलब 1D मोशन है, एक डायमेंशन में मूव कर रही है, या 2D मोशन है, या 3D मोशन है। क्लियर है बात। अगर ध्यान देना बात पे, अगर केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है, केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है किसी भी पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो क्या बोलेंगे, उसका जो मोशन होगा 1D होगा। जैसे मान लो बस यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, बिल्कुल सीधे रोड पे चल रही है, केवल हम एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस चेंज हुआ ना, वाई तो अभी भी यही है, देखो वाई एक्सिस यही है अभी भी, देखो कितनी आगे चली जाए, जेड भी यही है, ये थोड़ा ना हवा में उड़ जाएगी, हवा में तो नहीं उड़ेगी, तो सीधी एक रोड पे चल रही है। तो ये केवल एक डायरेक्शन में हमने बात की मोशन के, इसके एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हुई, केवल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, उतनी ही है। तो ये 1D मोशन होगा। क्या होगा, 1D मोशन होगा। दूसरा है 2D मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग डाल लेंगे सभी, यही बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। 1D मोशन होगा, 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लिखेंगे 1D मोशन में आप सभी लिखेंगे इफ ए पार्टिकल, या फिर लिखेंगे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ वी नीड ओनली वन एक्सिस, इफ वी नीड ओनली वन एक्सिस then its motion is 1D, then its motion is 1D। कोई दिक्कत यहां तक। क्या लिखा हमने, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ यू नीड ओनली वन एक्सिस देन मोशन इज 1D मोशन। 2D मोशन में क्या लिखेंगे,
सेम यही लाइन रिपीट करेंगे, लेकिन वी नीड क्या लिखेंगे, 2 एक्सिस। अगर 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी तो 2D मोशन होगा। बोलो 2D मोशन क्या होगा, अगर आपको मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी तो वो 2D मोशन होगा। 3D मोशन क्या होगा, जिसमें आपको तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, 1D मोशन का एग्जांपल दीजिए, या फिर 2D मोशन का एग्जांपल दीजिए, या फिर 3D मोशन का एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो 1D मोशन का एग्जांपल क्या होगा, ध्यान देना सभी, ये मैं अरेंज कर रहा हूं यहां पे। एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। मान लो ये मरकर है, मैं यहां से इसको रिलीज कर दूं, क्या करिए, क्या किया मैंने, रिलीज किया इसको, तो क्या हुआ, नीचे गया है। तो नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, ये केवल एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसने एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसने अपने पोजीशन चेंज की। इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो या एक्स एक्सिस मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये कैसा होगा, 1D मोशन होगा। तो लिखेंगे, और ये जो मोशन हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ है। क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर ये मोशन हुआ है इसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। और एग्जांपल क्या हो गए, एक गाड़ी है स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रोड पे मूव कर रही है, सीधे रोड पे, बिल्कुल भी कोई भी टर्न नहीं है, बिल्कुल सीधा चल रही है, तो ये मोशन भी कैसा होगा, ये मोशन भी 1D मोशन होगा। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, अब बात करते हैं 2D मोशन के एग्जांपल की। बताइए, दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आपके 2D मोशन का क्या एग्जांपल होगा। देखिए, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, किसमें है, सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, तो क्या है, 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है ना आपको। बोलो, अरे सर्कुलर मोशन का मतलब एक प्लेन होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक प्लेन होता है, और प्लेन किससे बनता है, 2 एक्सिस से मिलकर बनता है। तो सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल हो गया, 2D मोशन का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल बताइए, एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द रोड, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है जो फ्लोर पे रेंग रहा है, क्राउलिंग कर रहा है फ्लोर पे। तो वो भी क्या होगा, फ्लोर का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन तो हो गया, एक प्लेन हो गया, ऊपर तो उड़ेगा नहीं हो। मैंने बोला क्राउलिंग कर रहा है, रेंग रहा है फ्लोर पे, तो इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता, मतलब 2 ही एक्सिस होंगी ना। एक फ्लोर जो बनेगा, एक फ्लोर क्या, एक प्लेन ही तो है, वो कैसे मूव करेगा, इधर उधर इधर उधर उधर ऐसे मूव करेगा। तो एक प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या है, 2D मोशन है। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? तो एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर, सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल होगा। एक तो एग्जांपल लिख लीजिए सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए इसमें, एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द रोड, सॉरी फ्लोर, रोड पे कहां चला गया, क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। बात आई समझ में सबको, कोई दिक्कत यहां तक? 3D मोशन का एग्जांपल आप दीजिए। अब बताइए 3D मोशन का, सोच लिया होगा आपने। एक पतंग है, पतंग उड़ रहा है हवा में, ठीक है, वो इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, मतलब तीनों एक्सिस कवर कर रहा है। वो तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मोशन कैसा होगा, 3D होगा। तो लिखेंगे फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट किसका एग्जांपल होगा, 3D मोशन का। और एग्जांपल बताइए, गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो भी 3D मोशन होगा। मान लो इस रूम में हम गैस छोड़ देते हैं कोई भी, तो क्या होगा, गैस तो रैंडम डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मूव करेगी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, तो पूरे रूम में 3D में फैल जाएगी ना वो। तो मोशन भी क्या होगा, 3D मोशन होगा। तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन लिख लीजिए आप, रैंडम मोशन, रैंडम वर्ड यूज करिए, रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या होंगे, 3D के एग्जांपल है। बहुत सारे और भी एग्जांपल है, ठीक है, सोच लेना आप क्या क्या एग्जांपल है मोशन के। 1D मोशन में हमने क्या पढ़ा, जिसमें मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको केवल एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1D मोशन होता है। अगर 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है तो 2D मोशन होता है।
तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 3D मोशन होता है, और तीनों के एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ लिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। भाई ध्यान देना, लिखना सभी, पॉज कर करके वीडियो को नोट करते रहना इसको। डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। ठीक है, लिखेंगे इसमें, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा हमने? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसमें, इसी में पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या होगी भाई इसकी? एसआई यूनिट, या यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स क्या होंगी? मीटर में हो सकती है भाई, किलोमीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, एक्सेट्रा। बोलो, बात आई समझ में? एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की, मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ये एसआई यूनिट है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का। ठीक है, ना तो मास होगा इसमें, ना टी होगा, तो एल होगा। एल कितना? 1। बोलो, बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? चौथी बात करते हैं, चौथा पॉइंट इसमें क्या है? इट इज पाथ डिपेंडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या लिखा? तो डिस्टेंस होगा वो क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात कर ली जाती कैसे पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब समझ गए आप, जो क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो चलो बात कर लेते हैं। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। राम गया भाई इस रास्ते से, राम गया ए से बी इस रास्ते से, जबकि श्याम गया इस वाले रास्ते से, डायरेक्ट ए से बी सीधे रास्ते से, जबकि मोहन ने इस तरीके से घूमते घूमते पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। तीनों का डेस्टिनेशन सेम, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या? सेम है, लेकिन तीनों ने अलग अलग पाथ फॉलो किया है। अब यहां से क्लियर होगा, मैंने लिखा कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब जो पाथ ज्यादा होगा वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, जो पाथ लेंथ ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, जो पाथ लेंथ कम होगी वो डिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस बताइए किसने? ये मोहन था। कौन था? मोहन था। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? मोहन ने, फिर राम ने, और सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? श्याम ने। बोलो, बात आई समझ में या नहीं आई? क्लियर है सबको? समझ में आ गई बात? तो पाथ डिपेंडेंट का मतलब जो पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ है, क्या है ये? एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो एक्चुअल पाथ सबसे ज्यादा किसका है? मोहन का है, उससे कम राम का है, और सबसे कम श्याम का है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो नोट करेंगे इसको। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। क्या है डिस्प्लेसमेंट? लिखेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे लिखेंगे इसमें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। उसके बाद यूनिट क्या होगी बेटे? यूनिट वही होगी जो डिस्टेंस की थी,
मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट एक्सेट्रा। एसआई यूनिट क्या होगी बेटे? मीटर होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा जो डिस्टेंस का था, m0 l1 t0। बोलो बात आ रही है समझ में सबको? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? इट इज पाथ डिपेंडेंट या पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं इसको पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। चलो कैसे इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे? अभी वही है, 3 लोग हैं। कौन कौन? राम, श्याम और मोहन। ए से बी राम गया इस रास्ते से, ए से बी श्याम गया डायरेक्ट सीधे रोड से, ठीक है, जबकि मोहन गया इस रास्ते से। बोलो बात आ रही है समझ में? अभी जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने? मोहन ने ट्रेवल किया था, उसके बाद राम ने, और सबसे कम श्याम ने। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वही डिस्टेंस होता है। लेकिन हमने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मीट करती हो। तो इनिशियल पोजीशन ये तीनों के केस में, और तीनों के केस में फाइनल पोजीशन ये, तो इनको मीट करने वाली सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी? ये है। तो सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। बोलो बात आ रही है समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा तीनों केस में? मोहन के केस में, राम के केस में और श्याम के केस में, तीनों केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, कोई कैसे मर्जी कहीं मर्जी से घूम के गया है, गया तो वही है ना जहां सब गए हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं? क्लियर है? हो गया नोट? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब डिफरेंस की बात कर लेते, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस तो कवर हो गए होंगे, अपने कवर हो चुके हैं, यहीं पे हमने बात की। तो डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिफरेंस इज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस भाई बात कर चुके हैं, क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या की थी हमने? बोलो। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, यूनिट तो सेम थी, वो तो सिमिलरिटी होगी। डिफरेंस बताने आपको। और क्या होगा? जल्दी बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस हमेशा, ध्यान देना बात पे, डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस के। क्लियर है बात? कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। मान लो यहां से आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया और वापस कहीं आ गई, ग्राउंड पे ही आ गई बॉल। बोलो कितनी ऊपर गई? एच ऊपर गई। कितनी नीचे आई? जितनी ऊपर गई थी उतनी ही नीचे आएगी। तो डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में? h प्लस एच कितना? 2h, क्योंकि बोला था ना डिस्टेंस के एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो h प्लस एच कितना? 2h। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। भाई इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। बोलो बात आई समझ में? इस केस में क्या है? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, एक गाड़ी बेटे सीधी लाइन में स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ए से बी गई, ठीक है। तो ए से बी जो डिस्टेंस है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दोनों बराबर है। यहाँ पे अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सीधी रेखा में मूव करेगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। बोलो आ रही है बात समझ में या नहीं? एग्जाम्पल हो गया। और डिफरेंस बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के।
हो गया नोट? मैं इरेज कर देता हूं इसको। तीसरा डिफरेंस देखिए, क्या बिना डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? बिना डिस्टेंस के मतलब बॉडी यहीं है, यहीं खड़ी है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा? नहीं होगा सर। तो क्या लिखेंगे? विदाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। जबकि क्या डिस्प्लेसमेंट के बिना डिस्टेंस पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। कैसे? अभी बात करते हैं। तो विदाउट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज पॉसिबल, डिस्टेंस इज पॉसिबल। कैसे होगा भाई? ध्यान देना बात पे। ये भाई ये बी, ए सी टी बी सी टी, ए से बी गया भाई, रेस हो रही है। राम गया भाई यहां से यहां तक गया, तो वापिस यहीं आ गया। बोलो, तो ये डिस्टेंस था, मान लो कितना? एल मीटर था। तो डिस्टेंस कितना हो गया? ए से बी गया और बी से वापिस ए आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? एक्चुअल पाथ कितना उसने कवर किया? 2L। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 यहां पे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। यहां से गया था, वापिस चक्कर काट के यहीं पे आ गया। बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस तो है ना। तो विदाउट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है? पॉसिबल है। बोलो, आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पॉइंट रह ही गया सबसे मेन। क्या लिखेंगे? एक्चुअल पाथ लेंथ है। क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है डिस्टेंस। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बोलो, और बताइए डिफरेंस क्या होगा? ध्यान देना बात पे। क्या मूविंग बॉडी के लिए, कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? सुना कभी आपने? एक बस भाई 10 मिनट के लिए चली, उसका डिस्टेंस नेगेटिव था। नेगेटिव डिस्टेंस होगा ही नहीं यार, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेवर बी नेगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव। कब होगा भाई? उसकी बात कर ली जाती है मे बी नेगेटिव। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सर कब होगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? ध्यान देना बेटे बात पे। मान लो बेटे रेफरेंस पॉइंट है, ये किसी घर की छत है। ये क्या है? किसी घर की छत है। हाँ, सोनू मोनू खेल रहे बेटा, उन्होंने बॉल फेंक दी ऊपर फेंक दी बॉल आ गई बेटे नीचे, ग्राउंड पे गिर गई। कहां गिर गई? ग्राउंड पे। तो बेटे कितनी ऊपर गई बॉल? मान लो h हाइट ऊपर चली गई, और फिर वापिस यहां से यहां तक आई h, और ये हाइट भी मान लो बेटे कितनी थी? h थी। छत की जो हाइट थी वो भी h थी। अब ध्यान देना बेटे बात पे, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट ये है ऊपर वाले। देखो बेटे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो हम साइन के साथ लेंगे, साइन की बात करेंगे, प्लस या माइनस की। बोलो, आ रही है बात समझ में? जब बॉडी ऊपर जाएगी, ध्यान देना बेटे बात पे, तो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाले डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ऊपर गई तो प्लस h ऊपर गई। अब यहां से नीचे आई है, किधर आ रही है? नीचे आ रही है, रेफरेंस पॉइंट के तरफ आ रही है। रेफरेंस पॉइंट से दूर जाएगी तो पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है, या फिर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो आपने पॉजिटिव लेना। ऊपर गई तो प्लस h, अब नीचे आ रही है तो माइनस h। अरे आपको वैसे पता, अगर बॉल यहां तक आती तो इनिशियल पोजीशन में ये, फाइनल भी ये, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। अब रेफरेंस पॉइंट के नीचे गई तो माइनस h, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट? माइनस h आया। बोलो, बात आई समझ में? तो यहां पे क्या हुआ है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट पॉइंट और देख लो इसमें, ठीक है? फॉर ए मूविंग बॉडी with increase in time distance never decrease। बोला क्या? कि टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस
कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटे, टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटे, ध्यान देना बात पे। ये सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन है, ए बी, राम गया बेटे ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, मान लो 5 मिनट ले लिए बेटे। अब बी से वापिस आ रहा है, बी से किधर आ रहा है, वापिस आ रहा है। मान लो 8 मिनट बाद वो यहां पे है, कहां पे बेटे, यहां पे, ठीक है। अब बेटे शुरू में तो क्या हुआ, 5 मिनट तक उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, लेकिन अगले 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद क्या हुआ बेटे, वो इधर एक ही तरफ आ रहा है, तो आ रहा है, तो बेटे 8 मिनट में हमने चेक किया तो यहां इस पोजीशन पे था, ये रह गया बेटे 2 मीटर, कितना रह गया, 2 मीटर रह गया, मान लो टोटल, मान लो कितना था, 10 मीटर था। डिस्प्लेसमेंट बेटे पहले कितना हुआ, 10 मीटर हो गया पहले 5 मिनट में। फिर बेटे इधर ही आ रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वो कम होता जा रहा है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बोलो बेटे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम। कोई दिक्कत यहां तक? तो बेटे ये डिफरेंस की बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर लिए जाते बेटे, टाइम तो हो गया लेक्चर का, चलो देख लेते कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन लिखेंगे बेटे, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये बेटे एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, ये ए पॉइंट है बेटे, हाँ ये बेटे बी, और ये सी, और ये डी पॉइंट है। तो बेटे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी। बेटे ए से डी आया कोई ऑब्जेक्ट, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बतानी है। तो डिस्टेंस कितना होगा, आप सभी समझदार हैं, बता पाएंगे बेटे। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। ए से बी आया बेटे, कितना कवर किया, एल। बी से सी आया कितना, एल। फिर सी से डी कितना, एल। टोटल कितना हो गया, 3L। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ये हो गया भाई। बोलो ए से डी के बीच का कितना है, ये एल है, तो ये भी कितना होगा, एल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एल हो गया। बोलो बात आई समझ में सबको या नहीं आई? चिपका लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया नोट? चलो भाई।